Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with another different topic, that is first chapter of class 8th DAV SST. In this chapter, this is a geography part, okay? So ये geography के अंदर आती है और आज का फर्स्ट चैप्टर जो इस पूरी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, that is resources utilization and development. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इन सब के मतलब क्या होते हैं. ये 3 वर्ड्स हैं, रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. सो रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है, रिसोर्सेज आप एक तरह से कह सकते हो साधन, लाइक क्या चीज़ें, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास. सो हम इसको हिंदी में साधन भी बोल सकते हैं, ठीक है. एंड यूटिलाइजेशन, हम इन रिसोर्सेज, हम इन चीज़ों को कैसे, हम इन साधन, जो हमारे पास साधन है, लाइक अगर हमें ट्रैवलिंग करनी है तो हमारे पास बस एक साधन है, रेलवे, वाटरवे, जो भी हमने पढ़ा है, ये एक तरह के साधन हुए हमारे, ठीक है. सो ये एक तरह के रिसोर्सेज हुए. सो यूटिलाइजेशन मतलब हम उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम उसे कैसे एक्शन में लेकर आएंगे, हम उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, ओके. सो यूटिलाइजेशन का मतलब वो हुआ. एंड डेवलपमेंट, हम उसे और कैसे इम्प्रूव और बेटर बनाएंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी गोइंग टू डील विद दिस. सो रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी भी कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सो नेचर हैज़ बिस्टोव्ड upon our mother earth with large varieties of rocks, soils, minerals, vegetation, animals, etc. So in this particular first line यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नेचर है उससे हमें बहुत कुछ मिला है. लाइक नेचर हैज़ बिस्टोव्ड, बिस्टोव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोवाइड करवाना, ठीक है. सो बिस्टोव्ड, जो मतलब आपको लगे कि हाँ हम भूल जाएंगे इसका मतलब, सो आई एम राइटिंग दिस अलॉन्ग विद दिस, ओके. लाइक मैंने बिस्टोव्ड को अंडरलाइन कर लिया एंड आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड समथिंग, ओके. सो आई एम जस्ट राइटिंग प्रोवाइड. सो आप अगर आपको नोट करना हो सो आप नोट भी कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है, ठीक है. क्योंकि कोई कोई बच्चा जो है वो भूल जाता है कि इसका मतलब क्या है, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था. वैसे इसका फर्स्ट पैराग्राफ का वैसे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लास्ट की लाइन का यूज़ है, पर फिर भी यू शुड नो कि क्या कहा क्या गया है, ठीक है. सो नेचर हैज़ प्रोवाइड अपॉन अवर मदर अर्थ with large varieties of rocks, soils, minerals, vegetation, animals, etc. So फर्स्ट लाइन बस यही कह रही है कि नेचर से हमें बहुत कुछ मिला है, नेचर ने हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करवाया. लाइक नेचर में यहाँ पे मदर अर्थ आ गई. मदर अर्थ कौन है? अर्थ हमारी, जहाँ पे हम रहते हैं, अर्थ प्लैनेट. सो वहाँ से हमें रॉक्स मिली हैं, पत्थर मिले हैं, सॉइल, मिट्टी मिली है, मिनरल्स मिले हैं, वेजिटेशन, जो वेजिटेशन हम इंडिया के लोग करते हैं या फिर जो भी अर्थ में होती है, सो ये सारी वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सारे हमें नेचर ने प्रोवाइड करा रखे हैं. सो फर्स्ट लाइन में यही कहा गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लाइन. वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल अवर डे टू डे नीड्स. हम इन सारे गिफ्ट्स, ये हमारे लिए एक तरह से गिफ्ट ही हैं. रॉक्स, सॉइल, मिनरल्स, वेजिटेशन, ये सारे एक तरह से गिफ्ट ही हैं. आप इन सबको रिसोर्सेज कह सकते हैं. ये सारे हमारे लिए एक साधन है. अब इन्हीं को हम इन्हें गिफ्ट्स बोल सकते हैं जो कि हमें मदर अर्थ ने प्रोवाइड कराए हैं, जिससे हम डे टू डे बेसिस पे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. हम अपनी नीड्स, हम अपनी ज़रूरतें, नीड्स होती हैं ज़रूरतें, हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करा सकते हैं इन गिफ्ट से, ओके. इन रिसोर्सेज से, लाइक सॉइल से, मिट्टी से, मिनरल से, रॉक से, ठीक है. नाउ वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. हमें पानी चाहिए, हमें एयर चाहिए, एयर होती है हवा. टू ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. ऑक्सीजन किस में होती है? एयर में, एटमॉस्फेयर में. सो हमें ब्रीथिंग के लिए एयर चाहिए होती है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है और खाने के लिए खाना चाहिए होता है. एंड द नेक्स्ट लाइन इज सेइंग वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम आवर अर्थ. सो ये सारी चीज़ें हम अपनी अर्थ से मिलती हैं. Hence all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources. Now ये जो है वो resources की डेफिनेशन है. इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, या फिर अगर आपको नोट्स बनाने तो साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो, जिसमें आप फर्स्ट चीज़ ये लिख सकते हो, डिफाइन रिसोर्सेज एंड यू शुड राइट द डेफिनेशन. लाइक ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ, जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ में जो कि हमारी प्लैनेट में हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं. ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस,
हमारे जीने की ज़रूरतों के लिए, हमारे जीने के लिए जो भी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहेंगे. सो व्हाट आर रिसोर्सेज? इफ़ एनीवन विल बी saying this question that tell me what are resources, define resources, इतने questions बन जाते हैं. So आप यही बोलोगे all the things on earth which are necessary for our existence on this planet is known as resources. जो भी चीज़ें हमारे जीने के लिए, हमारी लाइफ को फुलफिल कराने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वही रिसोर्सेज होती हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स. ह्यूमन बींग कौन होते हैं? हम जैसे लोग, आप, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं. सो ह्यूमन बींग्स को भी हमें रिसोर्स में कैटेगराइज कर रखा है. क्यों कर रखा है? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट. ओके, ये भी एक तरह से रिसोर्स की फॉर्म में ही आएंगे. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कमिंग अंडर रिसोर्सेज. क्यों कहा जाता है? नाउ इफ वन क्वेश्चन विल कम लाइक ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, व्हाई? Or explain the statement, justify the statement that human beings are considered as a resource. क्यों कहा जाता है कि human beings भी resources में consider होंगे? क्यों? Because human beings are an asset. Human beings जो है वो एक तरह से asset है. Now what do you mean by asset? Asset वो चीज़ होती है जो ज़रूरी होती है, ठीक है. सो एसेट, ह्यूमन बींग्स भी हमारी पूरी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो ह्यूमन, अब अगर क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बींग्स को रिसोर्स के अंदर क्यों कैटेगराइज किया जा सकता है, ये क्यों किया जाता है, सो आप बस ये आंसर लिखोगे बिकॉज दे आर, ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड, इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल्स दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड. ये ह्यूमन स्किल जो हम यूज़ करते हैं, अपनी स्किल्स, लाइक वी यूज टू डू सो मैनी थिंग्स, ह्यूमन स्किल्स, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड. सो ह्यूमन स्किल्स से ही सारे काम जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं रिसोर्सेज के. अब मेरे को लगता है अभी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा. सो इसका मतलब सिंपल यही है, ह्यूमन बींग्स एसेट हैं, और अगर ह्यूमन बींग्स नहीं हुए तो ह्यूमन स्किल्स का यूज़ हम कैसे करेंगे? ठीक है, हम रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करेंगे? अगर हमें रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कोई साधन है, ठीक है, लाइक बस को ही मान लो, अगर एक बस है, ठीक है, हमें उसमें जाना है, जब तक ह्यूमन बींग्स ही नहीं जाएंगे सो उस बस का क्या फ़ायदा? ठीक है ना, बिकॉज रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, इन्हें और यूटिलाइज, इन्हें और डेवलप करने के लिए ह्यूमन स्किल्स आर नेसेसरी. ह्यूमन की स्किल्स होना ज़रूरी है, मतलब सबके अंदर होती है ह्यूमन स्किल. एक तरह से आप, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने बस यही आंसर लिखना है, ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल्स दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड. So this is one answer. Maybe I don't know whether it is in the back exercise or not, but it can come, okay, for 1 marker or 2 marker, okay, not more than that. So now let's move on to the second paragraph. Second paragraph कह रहा है, human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. So ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जस्टिफाई करो ये स्टेटमेंट. जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स. सो इसका आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये लिखा क्या गया है. इसमें ये लिखा गया है कि ह्यूमन नीड्स, मतलब जो, जैसे हम जैसे लिविंग बींग्स की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो कभी भी एक नहीं रहती. हमारी ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं. लाइक अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत है, ठीक है, सो हम उससे भी और चीज़ें लेंगे. लाइक अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, सो विल यू बी एबल टू डू एनीथिंग फ्रॉम दैट? यस, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बट वो कभी भी हमारी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, कभी भी एक चीज़ नहीं रहती. लाइक हमारी पसंद जो है वो बदलती रहती है. लाइक अगर आपको कुछ डिश पसंद है, हाँ ठीक है, आई लाइक दिस, ओके, पर कुछ टाइम बाद आपने कुछ और टेस्ट किया, ठीक है, यू हैव टेस्टेड समथिंग एल्स, सो आपको वो भी पसंद आ गई. सो हमारी पसंद जो है वो बदलती रहती है. इन 2 लाइन्स में भी बस यही कहा गया है कि ह्यूमन वांट्स और नीड्स, जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, वो कभी भी एक नहीं रहती, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. दिस इज सेइंग they generally grow and become complex with the process of change in the society.
ठीक है। बट जैसे जैसे वो ग्रो होती है, ज़्यादा से जैसे जैसे वो बढ़ती हैं वैसे वैसे जो है वो कॉम्प्लेक्स बनती जाती हैं, ठीक है। जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारे वांट हैं, वो जो है वो कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं जैसे ही चेंज आता है सोसाइटी में, ठीक है। नाउ इन एंशियंट टाइम्स emphasis was mainly given on satisfying the basic needs such as food, clothing and shelter which was derived from the natural environment. अब एंशियंट टाइम होता है पुराना ज़माना। पुराना ज़माने में जो है वो ज़्यादातर एम्फेसाइज मतलब ज़्यादातर जो फोकस दिया जाता है वो उन चीज़ों पे दिया जाता है जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं, लाइक जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, लाइक खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं। सो वैसे जो एंशियंट टाइम में जो है वो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एम्फेसाइज जो था वो बेसिक नीड्स में किया जाता था, लाइक सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। लाइक रोटी, फूड में आप रोटी को कैटेगराइज कर सकते हो, फूड, क्लोथिंग, कपड़ा क्लोथिंग में आ जाएगा, शेल्टर मतलब घर, सो रोटी, कपड़ा, मकान में आ जाएगा। सो आप इन तीन वर्ड्स को भी हिंदी में याद कर सकते हो बिकॉज यू कैन मेक इंग्लिश फ्रॉम दिस, ओके। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो है वो पिछले जो पुराने ज़माने थे उनमें ज़्यादातर यही एम्फेसाइज होता था, जो कि नेचुरल चीज़ों से बना होता था, नेचुरल इन्वायरमेंट से लिया गया होता था। लाइक उस टाइम पे सीमेंट के घर नहीं होते थे, खाना भी खेती बाड़ी से हो जाता था, ठीक है। वाटर भी मिल ही जाता था तालाब वगैरह से, कपड़े वो बना लेते थे। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो दिस पिक्चर का, यहाँ पे अर्ली मैन टाइप के इंसान होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा होगा और पहले भी कि अर्ली मैन कौन से होते हैं। सो यू नो कि पहले यही बेसिक नीड्स होती थी, आपको बस अभी यही याद रखना है, ठीक है। विच वॉज डिराइव फ्रॉम, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट से मिली है, डिराइव हुई है। इवन टुडे द पिग्मीज ऑफ अफ्रीका ईट एडिबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स। अब जो अफ्रीका के पिग्मीज हैं, जो हंटर्स आप कह सकते हो या जो भी वहाँ के पिलग्रिमेज, जो भी आप कहो अफ्रीका के, वो जो है वो अभी भी एडिबल प्लांट्स, जो प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो कि खाने लायक होते हैं वो वही खाते हैं। वो ज़्यादा हमारी तरह फास्ट फूड लाइक जंक फूड, पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते, वो अभी भी यही खाते हैं जो कि प्लांट्स जो कि हम खा सकते हैं, जिससे कोई हार्म नहीं होगा, वही खाते हैं। रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स, एनिमल्स को भी हंट करते हैं। इन एडवांस सोसाइटीज ग्रेटर एम्फेसाइज इज लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट अब जैसे अब और चीज़ें एडवांस हो रही है, सो ये ज़्यादा जो एम्फेसाइज, ज़्यादा जो फोकस है वो यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसके यूटिलाइजेशन पे किया जा रहा है। अभी की सोसाइटी में ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूटिलाइज करने में, यूटिलाइजेशन में हो रहा है, ठीक है। फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि हमारी जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं ना, लाइक हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए, ओके। सो ये भी एक तरह के अभी एडवांस सोसाइटी का जो है वो फोकस इस पर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो थर्ड पैराग्राफ इज सेइंग यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी मतलब जो यूज़ है रिसोर्सेज का, और उनकी वैल्यू जो है, यूज़ और उनकी वैल्यू जो है रिसोर्सेज की जो है वो टाइम टू टाइम मतलब अलग होती रहती थी, वेरी होती रहती थी। वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह, और टाइम टू टाइम बदलती रहती थी। सो earlier human civilization flourished along the river valleys as they used water for irrigating fields, but now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industry, etc. China and United States of America USA are generating more wind energy than India. Now अब आप सोच रहे होंगे इस पैराग्राफ में लिख क्या दिया, ये तो इकट्ठे ही पढ़ दिया सारा कुछ, बट इसमें बहुत छोटी चीज़ बता रखी है कि लाइक पहले जो यूज़ और जो इनकी जो वैल्यू थी वो चेंज होती रहती थी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, बट नाउ पहले जो थी वो ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो हम लोग थे वो पहले पानी को, यहाँ पे मेनली वाटर की बात की गई है यहाँ पे अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल के तौर पर, कि पहले जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या करती थी,
वाटर को बस रिवर वैलीज में यूज़ किया जाता था, ठीक है, जिससे इरिगेशन हो सके फील्ड्स में। इरिगेशन करने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो वाटर का यूज़ करती थी रिवर वैलीज में, ठीक है। बट अब क्या कर रही है नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर। अब ह्यूमन बींग्स वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कर रही है, इरिगेशन करने के लिए भी कर रही है, नेविगेशन के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, और बहुत चीज़ों के लिए एट्सेट्रा। ओके, एंड नाउ दिस क्वेश्चन कैन कम कि ये भी एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आई गेस, बट ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है दैट चाइना कौन सी 2 वो हैं कंट्रीज़ हैं जो कि जनरेट करती हैं विंड एनर्जी इंडिया से ज़्यादा कौन सी 2 कंट्रीज़ जो हैं वो जनरेट करती है विंड एनर्जी। सो यू कैन ईजिली से चाइना एंड यूएसए। ओके, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। नाउ दिस इज अ डू यू नो, सो लेट मी रीड दिस डू यू नो फॉर यू, दैट इज ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। अब ज़्यादा इरिगेशन करने से क्या होता है, पानी जो है वो बाहर चला जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब फर्टाइल नहीं रहती है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज सेइंग रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडल एंड लोअर कोर्स। जो बीच में और जो लोअर कोर्स के लिए रिवर जो है वो बेनिफिट देते हैं नेविगेशन करने के लिए, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, दिस होल पेज इज क्लियर टू यू आई गेस। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज बी टेलिंग यू। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो हेडिंग है दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। सो इस वाले पार्ट में हम ये करने वाले हैं, और इस पूरी वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू जस्ट यहाँ तक, ठीक है। मैं बस यहाँ तक बताऊँगी, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर। सो resources become usable when they are processed। जब हम उसके बारे में और ज़्यादा प्रोसेस करते हैं तो रिसोर्सेज जो हैं वो और ज़्यादा यूजेबल हो जाते हैं, और ज़्यादा हम यूज़ करने लगते हैं उन्हें, ठीक है। अब अगर आपको ये लाइन समझ ना आई हो तो आगे एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। आपको पता है कॉटन जो है वो यार्न में कन्वर्ट हो जाती है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। नाउ यार्न क्या होता है, कुछ बच्चों को ना भी पता हो, सो लेट मी टेल यू। सो आपने देखा होगा अगर आप विलेज वगैरह में गए हों या देखा हो आपने देखी होगी ऊन, ठीक है, जिससे स्वेटर्स भी बनती हैं। सो ऊन को हम इंग्लिश में यार्न कहते हैं, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल हो गया कि कॉटन जो है वो कॉटन की जैसे कुछ लोग होते हैं कि कॉटन की स्वेटर्स पहनना प्रेफर करते हैं जो कि हैंडमेड हो। अभी तो मार्केट से भी मिलती हैं, बट कुछ लोग हैंडमेड प्रेफर करते हैं। सो कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। कॉटन जो है वो ऊन में भी कन्वर्ट की जा सकती है। सो एक एग्जांपल है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, इस पर्टिकुलर लाइन का। रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। ओके, सो ऑन फर्दर प्रोसेसिंग इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। और ज़्यादा हम इसे प्रोसेस करते हैं तो ये फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन फाइनली इनटू गारमेंट्स, फिर हम उनके कपड़े वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, स्वेटर्स फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेसिंग होती है, पहले कॉटन को यार्न में कन्वर्ट किया गया, फिर उसे और ज़्यादा प्रोसेस किया गया, उसके बाद वो फैब्रिक बना, ठीक है, फिर देन फाइनली इनटू गारमेंट। सो ये एक प्रोसेस है एक तरह का, ठीक है। थर्स at various stages value addition is possible by applying skill and technology। अब इनको और ज़्यादा कैसे हम जल्दी कर सकें, कैसे हम ज़्यादा यूटिलाइज और कर सकें। सो इट इज़ मेनली डन बाय यूजिंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी इट विल बी पॉसिबल। ओके, सो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए 1 मार्कर में, दैट एट वेरियस स्टेजेस वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग। हम वैल्यू को और ज़्यादा, हम रिसोर्सेज की वैल्यू को और ज़्यादा एडिशन
हम और ज़्यादा सक्सेसफुल उन रिसोर्सेज को कैसे बना सकते हैं, बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी। हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे और ज़्यादा उस पर काम करेंगे, सो इट कैन बी पॉसिबल। सो ये आप याद रखना, स्किल एंड क्या है, टेक्नोलॉजी। सो ये याद रखना, ठीक है, ये आ सकता है। आई एम नॉट श्योर बट इट कैन कम, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हम एक एक चीज़ अभी नोट कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। अब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ओके। द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर दीज फैक्टर्स? देयर आर टोटल 6 फैक्टर्स, ओके। एंड लेट मी टेल यू, बिफोर saying this and telling you what's the meaning of this, you should know कि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन यूटीज़ में भी आ सकता है, या एफए जो भी आप कहते हो इसे, एफए में भी आ सकता है, यूटीज़ में भी आ सकता है, हाफ ईयरली में कहीं पे भी आ सकता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो मार्क इट इम्पॉर्टेंट एंड लर्न दीज। तो इफ यू कैन learn, you can learn only 6 points also, sorry 5 points only, because अगर ये 3 मार्कर में आया तो आपको कम से कम 3 to 5 तो याद होने ही चाहिए। 5 मार्कर में आया तो आपको 5 तो याद होने ही चाहिए। अगर 6 आपको याद नहीं होते हैं, सो यू शुड नो एटलीस्ट 5, ओके। सो 5 तो याद कर ही लेना, नो गारंटी, मतलब गारंटीड आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, दैट्स वाई आई हैव कॉल्ड दिस एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जो फैक्टर जो इन्वॉल्व हुए हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, दे आर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे मैंने बताया ना, स्किल और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब जो हम यूज़ करते हैं स्किल्स अपनी, हम कैसे काम करें, सो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। नाउ कैपिटल क्या होता है? इन द लैंग्वेज ऑफ एसएसटी कैपिटल इज कॉस्ट, ओके, पैसा, ठीक है। कैपिटल यू कैन से कैपिटल जो है वो कॉस्ट है, ठीक है। आई होप द राइटिंग इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ओके, बिकॉज यहाँ पे अच्छे से आ नहीं रही है। सो फोर्थ वन इज सेइंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत भी होती है यूटिलाइजेशन करने के लिए रिसोर्सेज की। देन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आ रखा है। 2 पॉइंट तो आपको इसी चीज़ से कि स्किल और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, उसको 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक टूल्स, मशीन्स के चाहिए होते हैं, ठीक है। अब तो कितने यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितने रिसोर्सेज और आ चुके हैं। लाइक अब तुम्हें दोबारा से, लाइक अगर आप चपातीस बनाते हो, सो जो हम डो तैयार करते हैं, तो डो तैयार करने के लिए भी एक मशीन आ चुकी है, रोटी बनाने के लिए भी रोटी मेकर आ चुका है। सो मेनी थिंग्स आर कमिंग, ओके। ये किसकी बदौलत हुआ है? टेक्नोलॉजी, स्किल, हमने अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी लगाया तभी तो ऐसी चीज़ें और आई हैं। सो ये मेनली, ये आप इसको एक एग्जाम्पल मान सकते हो, बट ये लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आए भी लिखने को तो आप ये वाला लिखना कि कॉटन से जो है वो यान कन्वर्ट हो जाता है, यान फिर प्रोसेस होता है, फिर वो फैब्रिक बनता है, फिर वो हमें फाइनली गारमेंट के तौर पर आता है, ठीक है। और फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्किल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैपिटल की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में और एडवांस होना, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में भी एडवांसमेंट हुआ है, अवेलेबिलिटी बढ़ी है, लाइक वाटरवेज, ये सारे में भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में अवेलेबिलिटी बढ़ी है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्टर्स याद कर लेना, दिस इज कमिंग, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस यू शुड नो, वैसे बहुत कम आता है बट आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, वैसे बहुत कम आता है बट चांसेस हैं आने के, ये आ भी जाता है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की। डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो कि डेवलप हो चुकी हैं,
बट कुछ कंट्रीज अभी भी वैसी हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं, ठीक है, अभी उन्हें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो लाइक इंडिया इज़ नाउ अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड. इंडिया डेवलप्ड नहीं हो चुकी है, इंडिया इज़ डेवलपिंग. ओके, सो ये मेन थिंग याद रखना, ठीक है. इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ कैपिटल, स्किल्ड लेबर बिकेम नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यही पॉइंट जो हमने 4 अभी यहाँ पे किए कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा ना, एंड स्किल्ड लेबर मतलब स्किल भी चाहिए ह्यूमन बींग्स की. सो ये तीनों चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है किसी कंट्री की यूटिलाइज डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए. पॉइंट्स दोनों में सिमिलर हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूएसए इज टर्म्ड एज डेवलप्ड कंट्री. जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज अ डेवलप्ड कंट्री. एक डेवलप्ड कंट्री जो कि डेवलप हो चुकी है. ओके, सो याद रखना अगर एग्जाम्पल आए तो आप ये दे सको. लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में एग्जाम्पल दे दिया यूएसए का, डेवलपिंग में दे दिया एग्जाम्पल इंडिया का. अब यहाँ पे लिखा है कि यूएसए को डेवलप्ड कंट्री क्यों कहा जाता है? बिकॉज इज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस. ये टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है, ठीक है. यूएसए टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है और जो इकोनॉमिकली, जो पैसा कैपिटल वाइज भी ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है. अपनी कंट्री के लिए बहुत है इनके पास. सो इट इज़ एन डेवलप्ड कंट्री. नाउ ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज. इंडिया डेवलपिंग स्टेज पे है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है. दो रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट. रिसोर्सेज जो है वो ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, बट देयर मेयर प्रेजेंस डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट. मतलब रिसोर्सेज हैं हमारे पास बट इतने भी ज़्यादा नहीं जितने यूएसए के पास हैं. एंड इनकी जो थोड़े रिसोर्सेज होने की प्रेजेंस के लिए ही हम इन्हें गारंटी नहीं दे सकते कि ये डेवलपमेंट के लिए. ओके, अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी अच्छा रोल, क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट. क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. किसी को नहीं भी पता हो तो आई एम राइटिंग दिस. ओके, नाउ आई नो दैट आपको इंडिया वाले समझ नहीं आया होगा अभी. सो इंडिया स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज. ये समझ आ गया होगा कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है. रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट. आपको सबको पता है कि रिसोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ की यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए. बट देयर मेयर प्रेजेंस, उनकी बस थोड़ी बहुत प्रेजेंस से, थोड़ी बहुत प्रेजेंस क्या होती है, जो उनकी जो प्रेजेंस हो. नाउ इन हिंदी हम कह सकते हैं ना, लाइक हम अगर क्लास में हो तो हम बोलते हैं एब्सेंट, प्रेजेंट मतलब मौजूदगी आप कह सकते हो हिंदी में, ठीक है. उनकी थोड़ी बहुत मौजूदगी जो है वो हमें डेवलपमेंट गारंटी नहीं करती कि हमें डेवलपमेंट मिलेगी. ज़्यादा हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम बोल सकें अपनी कंट्री को दैट इट इज़ एन डेवलप्ड कंट्री. नो, इंडिया इज स्टिल इन अ स्टेज ऑफ डेवलपिंग, स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेज. ओके, सो वी कांट से दैट इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. सो और भी फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो आई होप दिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला आपको समझ आ गया होगा. नाउ इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग टू कवर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस किस बेस पे डेवलपमेंट जो है, रिसोर्सेज जो हैं वो की कैरेक्टराइज किए जाते हैं. लाइक रीन्यूएबिलिटी के उस पर किए जाते हैं कैरेक्टराइज, ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं, अक्रेंस की, डेवलपमेंट की, इन सारे बेस की जगह जो है वो क्लासीफाई किए जाते हैं रिसोर्सेज, ठीक है. सो रिन्यूएबिलिटी में कितना आता है, ओरिजिन में कौन कौन से आते हैं, अक्रेंस में कौन कौन से आते हैं. आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल्स, ठीक है. हम ये सारा कल कवर करने वाले हैं, इट मीन्स इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, so if you like this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.